अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर से हम मौजूद हैं डॉक्टर साहब के साथ। लास्ट वीडियो में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की थी, तफसील से डॉक्टर साहब ने हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे, ख़ास तौर पे पेरेंट्स हज़रात के जो पाकिस्तान से आए हैं विद फैमिली यहाँ पर, और बच्चों को स्कूल में उन्होंने एडमिशन करवाना होता है। उस हवाले से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो लोग मुझे रब्ता कर रहे थे कि जी आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। मैंने सोचा कि इस पर एक जामे वीडियो ही क्यों ना बना दूँ, ताकि जो देखने वाले हैं उनको उसका फ़ायदा हो। इस हवाले से हमने डॉक्टर साहब से आज टाइम लिया थोड़ा सा, और इनके साथ ताकि गपशप करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें, ताकि जो देखने वाले हैं उनको जो है इसका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मकास? शुक्र है डॉक्टर साहब, आप सुनाएं, ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो फ़ॉरनर्स से यानी कि ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ हैं वो आते हैं यहाँ पर इस्तांबुल में या तुर्की के किसी भी शहर में, जैसा कि सब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमारे किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, एडमिशन लें। तो आपसे हमने ये जानना था कि थोड़ा सा हमें बताएं कि यहाँ पर पेरेंट्स को कौन से स्कूल का इंतखाब करना चाहिए, स्कूल की कितनी किस्में हैं, सब्जेक्ट्स का क्या सीन है, फ़ीस वगैरह क्या सीन है, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के लिए, उस वाले से डिटेल में आज हमें जो है वो आप थोड़ा सा बताएं काइंडली। जी ज़रूर, बिल्कुल। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिसाइड करना कि हमने कौन से स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को और कौन सा सिस्टम के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2-3 सिस्टम के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, दूसरा इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। और जो मेन प्रॉब्लम आता है बच्चों को या उसके वालिदैन को, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे तुर्किश लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि जो भी आते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई तुर्किश लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे। तो मेरा सिंपली यही जवाब है कि इंग्लिश ना तो हमारी मादरी लैंग्वेज है, ना ही तुर्किश। तो जिस तरह हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसी तरह तुर्किश में भी पढ़ सकते हैं। तुर्की के अंदर जितने भी फॉरनर्स हैं, तकरीबन 90% फॉरनर्स यहाँ पे तुर्किश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। तो बच्चा सिंपली स्कूल जाएगा और उसको किसी एक्स्ट्रा लैंग्वेज कोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो स्कूल में ही विद इन 3 मंथ 4 मंथ वो लैंग्वेज सीख जाता है, और टीचर्स भी उनको हेल्प करते हैं। और आगे जब एग्ज़ाम आ जाते हैं साल के एंड में, तो उनको थोड़ा सा एक फेवर दी जाती है कि इनको लैंग्वेज नहीं आती, तो दूसरे तीसरे साल में जाके फिर वो ऐसी तुर्किश बोलते हैं जैसे एक नॉर्मल तुर्किश होता है। अगर दूसरी केस में जब आप इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो वो यहाँ पे अगर 12 साल पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उनको वैसी तुर्किश लैंग्वेज नहीं आती जो 2 साल एक स्कूल में बच्चा पढ़ लेता है। तो थोड़ा सा बता दें। स्कूलिंग का ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 किस्म के स्कूल्स हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पाकिस्तान से आपने 2 डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। एक तो रिज़ल्ट कार्ड आखिरी क्लास का या आखिरी जो टर्म होती है स्कूल की वो, दूसरा आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। कोशिश करेंगे इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप अटेस्ट करवाएं। अगर नहीं भी होते, आपके पास टाइम नहीं होता, तो फिर कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप आके वो वैसे ही आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का होता है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करते हैं। वहाँ से जाके आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेते हैं। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ये होता है कि वो बताते हैं कि आपके बच्चे ने 7वीं क्लास तक आपने पढ़ा हुआ है या 6 तक पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद आप करीबी स्कूल में जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे ऑनलाइन आपने अपलोड करना है, और वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाते हैं, वहाँ पे जमा कराते हैं। तो विद इन 2 डेज़ या 7 डेज़ के अंदर आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसकी वो वेबसाइट ऑनलाइन उसको जी अभी थोड़ी देर बाद हम आपको उसका अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे, और वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और जब आप फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाता है, तो उसके बाद आप अपने करीबी स्कूल में जो गवर्नमेंट का स्कूल होगा उसमें डिवीज़न होती है कि आपके एड्रेस के मुताबिक आपके इवन गली तक की भी डिवीज़न होती है। अभी एक हमारे कारी साहब हैं, आप भी जानते हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो मोहल्ला है शहर में, ये हमारे
अंडर तो आता है, लेकिन ये जिस गली में आपका घर है, ये गली वाला जो घर वाले जो बच्चे हैं वो हमारे अंडर नहीं आते, आप दूसरे स्कूल में चले जाएं। तो मतलब यहाँ तक डिवीज़न होती है कि आपको एर्दवान ने जब एक ये सिस्टम जब बनाया था, उसने कहा था कि सबसे बेहतरीन स्कूल वो है जो घर के करीब है। तो उसके तहत ये मतलब ये सारा चल रहा है प्रोसेस। जिस घर में वो रह रहे हो मौजूदा एड्रेस में और नफूस वगैरह है, वहीं पर रह रहे हैं पेरेंट्स विद फैमिली, तो वो कंपलसरी है कि वो बच्चे उधर ही पढ़ेंगे कि उसके अलावा किसी और एरिया में जाके पढ़ सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उस स्कूल से, उसके पेरेंट्स या उसके बच्चे? कंपलसरी है वहाँ पे पढ़ना, और अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, मतलब बच्चे फुल हो गए हैं और फिर वो आपको लिख के देते हैं, फिर आप दूसरे स्कूल में चले जाते हैं जहाँ पे स्पेस मौजूद होती है। तो अदरवाइज़ यानी कंपलसरी है कि आप अपने घर के एड्रेस के मुताबिक ही वो आपको लेते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं लेते हैं। हाँ, दूसरा ये है कि रेफरेंस चलता है, और अच्छा। हाँ, रेफरेंस अगर किसी के पास है, और यहाँ पे डोनेशन भी चलती है। उसकी क्या लिमिटेशन है? डोनेशन का तरीकाकार क्या है? तरीकाकार कोई नहीं है, जब जिसके ताल्लुकात होते हैं उस स्कूल के मुदीर से, तो फिर वो रजिस्टर्ड हो जाता है। मुदीर मतलब प्रिंसिपल स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, जिसके उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, सियासी बुनियाद पे ये चीज़ें यहाँ पे बहुत चलती हैं। अच्छा, लेकिन फॉरनर्स के हवाले से हमें ऐसी किसी चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एज ए रूल जो मतलब रूल्स कह रहे हैं, हम उसी करीबी स्कूल में चले जाएँ तो मेरे ख्याल में बेटर होगा। बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आलमोस्ट सब स्कूल में एक ही है, एक जैसी होती है ऊपर नीचे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि स्कूल की किस्में होती हैं यहाँ पर, 3-4 टाइप सुनी है शायद हमने, उसका थोड़ा सा बता दें, नेम क्या है उनके, क्या कैटेगरी है? जो मेन कैटेगरीज़ में 3 स्कूल आते हैं। एक फैन लीसे स्कूल को कहते हैं, दूसरा आता है अनादोलू लीसे, तीसरा आता है इमाम हातिब लीसे। फैन लीसे मतलब साइंसी सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट तीनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तीनों के मुश्तरका सब्जेक्ट्स हैं, वो सब में सेम ही होते हैं। लेकिन इमाम हातिब में जब आप आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उन सब्जेक्ट्स का मैं आपको बता देता हूँ। इनमें मतलब इमाम हातिब में बच्चों को एक्स्ट्रा से कुरान करीम की थोड़ी सी तालीम दी जाती है, उसके बाद अरबिक लैंग्वेज थोड़ी सिखाई जाती है, उसके बाद बेसिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन का सब्जेक्ट होता है, और उसमें फ़िक़्ह, तफसीर और इसके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2-2 क्रेडिट आवर्स के। और यानी इस फ़िक़्ह तफसीर को डिटेल में नहीं, जस्ट टच करो पढ़ाया जाता है? बिल्कुल टच होता है। उसमें ये होता है कि भाई कौन से फ़िक़्ह हैं, हनफी, हम्बली, शाफ़ी, ये चीज़ें बताते हैं। उनके मसाइल नहीं बताते कि वो उस मसाइल में मतलब जितने, वो तो बहुत ज़्यादा है, जस्ट इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद फ़िक़्ह है, तफसीर है, तफसीर में भी मतलब उसकी तफसीर क्या होती है, कौन कौन सी मशहूर तफसीर हैं और कौन कौन से मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा हिस्ट्री होती है, इस्लामिक हिस्ट्री। उसके बाद मज़हब की एक तारीख़ के हवाले से सब्जेक्ट होता है, अहदीस के हवाले से एक टच होता है, और इस तरह के 3-4 और भी सब्जेक्ट्स हैं। मतलब जो ये सब इमाम हातिब के अंदर है? जी, इमाम हातिब के अंदर ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं। और जो इनके अच्छा, ये कोई नया पढ़ना चाहे तो उसको ये फोर्स नहीं कर सकते? नहीं, अगर आप इमाम हातिब में जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ये चीज़ एक्सेप्ट करके जाते हैं। लेकिन आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आपको फैन लीसे में जाना होता है, या फिर अनादोलू लीसे में। अच्छा, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? उनमें जो फैन लीसे में ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो साइंसी सब्जेक्ट्स जो होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी हैं, इमाम हातिब में भी हैं, फ़िज़िक्स, कीमिया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़लसफ़ा, और इंग्लिश लैंग्वेज का भी होता है एक सब्जेक्ट्स। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, इमाम हातिब में इंग्लिश का भी है सब्जेक्ट? जी, इंग्लिश का भी है। वो आप ये यहाँ पे कहते हैं कि ऑप्शनल फ़ॉरेन लैंग्वेज, उसमें मोस्टली इंग्लिश ही आती है। कुछ लोग मतलब उसमें जर्मन लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एट द एंड जो हमारे क्लास में जो बच्चे थे, तो हम उनसे पूछते थे कि आप कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं, जो मतलब MBBS जो यहाँ पे कर रहे थे, या डेंटिस्ट्री, या मुस्लिम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, और बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से हमारी इंटरेक्शन होता था, उनसे पूछते थे। तो उसमें ये नहीं होता था कि भाई
इसने फ़ैन लिसे से पढ़ा हुआ तो इसी वजह से मेडिकल में आ गया, या इसने मतलब इमाम हातिब से पढ़ा हुआ तो ये मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया। हमारी यानी कि क्लास में इमाम हातिब से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इमाम हातिब से पढ़ा हुआ था, और काफ़ी सारे थे जो फ़ैन से पढ़े हुए थे, किसी ने अनादोलू से पढ़ा हुआ था। लेकिन टोटल जो तुर्की के अंदर एजुकेशन है ये एक वन सिस्टम है, यहाँ पे सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, एक जैसा सिलेबस होता है। और बस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जांपल दी थी जीसी कॉलेज लाहौर की, कि बच्चे चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं और जीसी कॉलेज में उसका एक अपना नाम बन जाता है। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, फ़ैन लिसे का एक नाम है। अगर आप बच्चे को फ़ैन लिसे में भेजते हैं उसका मतलब यह है कि वहाँ पे तुर्की की करीम बैठी होगी। अच्छा। इनका एग्ज़ाम होता है 8वीं क्लास में, उस एग्ज़ाम की बेस पे बच्चे अपना स्कूल सेलेक्ट करते हैं। हाँ। अच्छा, फ़ीस वगैरह का डासा बताएं, तीनों में फ़र्क? फ़ीस कोई नहीं होती एक्चुअली, थोड़ी सी फ़ीसें होती हैं वो डोनेशन के नाम पे, कहीं पे बिल्कुल नहीं होती, कहीं पे 200-300 से लेकर 1000 तक चली जाती हैं लीरा। हाँ लीरा, लेकिन वो फ़ीस की मद में नहीं होता, स्कूल की मेंटेनेंस के हवाले से होता है जैसे। और दूसरा कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल एजुकेशन यहाँ पे फ्री है। जी। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं जी कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, यानी कि ऑनलाइन जो उसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है एडमिशन करवाने के लिए, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो तर्किश लैंग्वेज में सारे उन्होंने मेंशन किया होता है। तो उस वाले से जो डॉक्टर साहब हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे आप लोगों के लिए कि कैसे आप लोगों ने वो वेबसाइट ओपन करनी है, वो पेज आएंगे, उसको कैसे फिल करना है, उसमें क्या मेंशन होता है, वो डिटेल में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। अभी चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर डॉक्टर साहब आपको जो है वो बताएंगे। अच्छा, अब जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए हमने बताया था कि आपको बताते हैं कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे आके गूगल पे आपने लिखना है ए दैंकलिक लिखेंगे तो ये तुर्किश में दैंकलिक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को कहते हैं। और उसके बाद ये सबसे पहले वाला जो ये लिंक आ गया है adenklik.meb.gov.tr, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद एक फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। और उसके बाद टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप पासपोर्ट लगा सकते हैं या रेजिडेंस परमिट, ये 2 चीज़ें हैं। और बाकी जो है वो अगर तुर्किश नेशनल हैं आप तो तुर्किश नेशनल आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप टेम्परेरी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट है आपके पास वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पासपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं उसकी बुनियाद पे ये फिल करूँगा। पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स में हम नंबर में डाल रहे हैं BC और नेम मैं अपना ही डाल लेता हूँ कादिर। फादर नेम, मदर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ में जो पासपोर्ट में आपका जो सिटी लिखा होता है वो लिखना होता है, और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपने तुर्की का एड्रेस लिखना है। और उसके बाद कौन से कंट्री से जो भी हो, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, हम पाकिस्तान में जिस कंट्री में आपने स्टडी की होती है, जिस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पे स्कूल का नेम लिखना है हमने ना, फॉर गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर। लैंग्वेज में इंग्लिश। और यहाँ पे हैव यू स्टडीड इन तुर्की बिफोर, यहाँ पे नो लिखना है। और प्रोसेस टाइप में आपने इंटरमीडिएट क्लास या ग्रेजुएट
अगर आपने 12 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तो वहाँ पे ग्रेजुएट लिखना है। अगर आप 12 क्लास में हैं या उससे निचली किसी भी क्लास में हैं, वहाँ पे आपने इंटरमीडिएट क्लास सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने आके ये मतलब किस पर्पज़ के लिए डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए। फ़ोन नंबर आपने करना है, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। तो इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपने छोड़ देना है। यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपने करना है और यहाँ पे आके आपने पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। ऐड द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने करना है दूसरा भी ये पासपोर्ट एग्जिट एंट्री पेजेस में, ये भी आपने यहाँ पे दोबारा पासपोर्ट ही अपलोड कर देना है। और अगर आपने टीआरसी यूज़ किया रेजिडेंस परमिट, तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपने टीआरसी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और स्कोरिंग लिविंग स्कूल सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपने आके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगाना है, या अगर आपके पास किसी 10वीं का या 12वीं का डिप्लोमा है तो वो आपने डिप्लोमा का मतलब ये होता है कि डिग्री, सनद अगर आपके पास है तो वो लगानी है। पाकिस्तान में ख़ासकर पंजाब में ये होता है कि ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों एक ही पेज के ऊपर होते हैं, तो हमारी एट द सेम टाइम वो ट्रांसक्रिप्ट भी होता है और डिप्लोमा भी होता है। तो यहाँ पे हमने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इनका सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी स्कैन कर लिया था। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट है, यहाँ पे उनका रिज़ल्ट कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये रेजिडेंस ट्रांसलेशन, ये जो डॉक्यूमेंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है इनको आपने छोड़ देना है। जस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स आपने मेनली जो अपलोड करने होते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड, प्लस अगर टीआरसी है तो टीआरसी और पासपोर्ट। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपने ये कौन से जिस सिटी में वो सिटी सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इस्तांबुल में हैं तो हम इस्तांबुल सेलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं। मेनली जो आप अयूब सुल्तान या मेरे ख्याल में ये सुल्तान अहमद में है एक ऑफिस, ये आपने सेलेक्ट करना है। ब्यूक शहर जहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अपलोड इक्विवेलेंसी सेंटर मतलब जिस सेंटर में आपने जाना है, उसके बाद ये आपने सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर लेना है। और ये देखें यहाँ पे 26 से लेकर 27, 28 ये फुल शो कर रहा है, तो आपने अगले मंथ में चला जाना है। यहाँ पे आए तो 20 में ये 14 जगह ओपन एम्प्टी शो कर रहा है, तो ये सिलेक्ट करना है हमने। मतलब 20 अगस्त की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उसमें टाइमिंग आ जाती है। फिर नीचे टाइमिंग में हम फॉर एग्जांपल हम सुबह 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया नेक्स्ट। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आके आपने आगे इंड करना है। फॉर एग्जांपल हमने ये 20 अगस्त की इनकी इक्विवेलेंसी की अपॉइंटमेंट ले ली है, और 20 अगस्त को हमने ये जो नंबर है ये वाला नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, इसके साथ आपने जाना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके। तो तकरीबन वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आ जाता है। और डॉक्यूमेंट्स में आपके जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है और उसके बाद रिज़ल्ट कार्ड होता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट और प्लस आपकी रेजिडेंस कार्ड होता है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल अपने साथ लेके जाने होते हैं। और ये कंप्लीट हो गया, हम एंड कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट का मैसेज भी आ जाता है फ़ोन नंबर पे, प्लस अपॉइंटमेंट की ईमेल भी आपके फ़ोन नंबर पे आ जाती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन से जाना है और उसके बाद जैसे आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा तो करीबी स्कूल में आप फिर वहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के साथ जाएंगे, अपने बच्चों को इजीली रजिस्टर्ड कर लेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा, जो डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। और एक बार फिर हम जो है वो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।
हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि जो फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं और उन्होंने फैमिली जो डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसको गालबन आइल हकीमी कहते हैं यहाँ पर। जी जी, आइल हकीम कहते हैं। यहाँ पे हर किसी का हर मोहल्ले में एक सालिक उजाक होता है। सालिक उजाक हेल्थ सेंटर होता है, जहाँ पे आपको कोई भी छोटी जो ज़रूरियात होती हैं, जैसे आपने कोई इंजेक्शन लगवाना है या आपको कोई बुखार नज़ला इस तरह के, या कोई आपने मेडिसिन लिखवानी है, तो बजाय आप एक बड़े हॉस्पिटल में जाने के और वहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी आपने मतलब अपॉइंटमेंट लेने के, आपके बिल्कुल घर के करीब गली में हेल्थ सेंटर होता है। वहाँ पे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। उस फैमिली डॉक्टर्स के अंडर कोई 5,000 से 4,000 लोग होते हैं। तो उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो भी फैमिलीज़ आती हैं, वो जब वो अपने घर में शिफ्ट हो जाती हैं तो करीबी हेल्थ सेंटर में जाके अपनी आइल हकीम या फैमिली डॉक्टर रजिस्टर्ड करवाना होता है। उसका भी एक तरीकाकार होता है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस वो फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताएंगे, और उसको भी इसी तरह स्क्रीनशॉट के थ्रू बताएंगे तरीकाकार कैसे आप अपना फैमिली डॉक्टर यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन भी कर दिया, नेक्स्ट वीडियो का बता भी दिया। जब ये आएंगे इस्तांबुल वापस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी आएंगे, तो फिर इस हवाले से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आप लोगों तक जो है वो पहुँच सकें।